रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स, जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही थी और जिसकी वजह से बहुत सारे इख्तलाफात थे, यानी टीबीआर को लेकर के बड़ा पेशरफ्त होता हुआ नजर आ रहा है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से प्रपोज्ड टीबीआर को अब एलजी मनोज सिन्हा की मंजूरी मिलने के इम्कान है। बताया जा रहा है कि राजभवन और चुनी हुई सरकार के बीच में मौजूद बड़े इख्तलाफात अब काफ़ी हद तक सुलझ सकते हैं। इस कदम को जम्मू कश्मीर में सरकारी सिस्टम को हमवार बनाने और इजारादारी खास तौर पे इदारा जाती वजाहत लाने की सिमत में अहम माना जा रहा है। अगर साफ शब्दों में बोला जाए तो टीबीआर मंजूर होने का मतलब यह है कि किसकी सीमा कहां तक है, किस डिपार्टमेंट में किसका दखल, कितना दखल और किस चीज़ को कैसे हल किया जाएगा, एक रूल बनाए जाएंगे। और टीबीआर को मंजूरी मिलने से सरकार और इंतजामिया के बीच में कामकाज का फ्रेमवर्क भी साफ हो जाएगा। साफ हो जाएगा कि किसको किस डिपार्टमेंट का काम देखना है और किस फासले से देखना है, ताकत का इन्हिसार किसके पास होगा और इन तमाम तर चीज़ों में किससे उम्मीद अवाम लगाएगी। तो इस बात को इस मर्तबा शायद दोनों तरफ से, यानी कि एलजी इंतजामिया और सीएम उमर अब्दुल्ला की जानिब से साफ तौर पे समझ लिया गया है कि अगर रियासत की तरक्की चाहिए तो टीबीआर को एक्टिव करना ज़रूरी है। यानी हदबंदी होनी ज़रूरी है कि किसको किस अमल में दखल देना है और किसको किस डिपार्टमेंट का कामकाज संभालना है। यानी कि अगर रूल्स, बिजनेस रूल्स अगर तय हो जाते हैं तो फिर ये साफ हो जाएगा कि एलजी इंतजामिया से अवाम उम्मीद लगाए या सरकार से लगाए, और सारे महकमों में किससे कितनी उम्मीदें लगानी चाहिए अवाम को, कौन सा महकमा किसके पास है, सरकार को किन किन चीज़ों को देखना है और इंतजामिया किन चीज़ों पे फोकस्ड रहेगी। अगर अभी तक टीबीआर की मैं बात करूं तो आमतौर पे ये माना जा रहा है कि होम डिपार्टमेंट सिर्फ एलजी इंतजामिया के पास है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है पुलिस का या दूसरी तमाम तर चीज़ों का, सिक्योरिटी का, एजेंसियों का, वो एलजी इंतजामिया के पास है। बाकी तमाम तर अवाम से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, मसाइल हैं, महकमा है, डिपार्टमेंट है, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सभी के सभी सरकार के पास है। लेकिन उसके बावजूद चूंकि बिजनेस रूल्स अभी तक तय नहीं हुए थे, इस वजह से ये वाज़ेह नहीं हो पा रहा था कि क्या ये जो इल्ज़ामात हैं कि सरकार काम नहीं कर रही है, या फिर ये जो इल्ज़ामात है कि एलजी इंतजामिया उनको काम करने नहीं दे रहा, तो क्या इन सवालों में सच्चाई है भी या नहीं। और इस वजह से भी ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि अब अगर टीबीआर तय कर दिया जाता है और मंजूरी मिल जाती है तो हदबंदी हो जाएगी कि किसके पास क्या है और किसके पास नहीं। यानी कल होकर के कोई ये नहीं बोल पाएगा कि साहब ये हमारे पास है ही नहीं, या हमें काम करने कोई दे ही नहीं रहा, या किसी भी तरीके से हमारे दरमियान रुकावट पैदा हो रही है, या फिर एलजी और सीएम के दरमियान किसी भी तरह की रस्साकशी हमें नहीं देखने को मिलेगी। और अगर ये सारी चीज़ें तय हो जाती है तो बेहतर तरीके से हर एक चीज़ को आसानी से तय कर दिया जाएगा। टीबीआर एक ऐसा फैसला जो जम्मू कश्मीर की तकदीर को बदलेगा, लेकिन ये ज़रूर है कि इससे फ़ायदे होंगे रियासत को। लेकिन एक लॉन्ग टर्म में इन चीज़ों को देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि अगर टीबीआर तय हो जाते हैं, बिजनेस रूल्स तय हो जाते हैं, तो फिर ये साफ हो जाएगा कि अभी तो स्टेटहुड मिलने का नहीं है, अभी तो फ़िलहाल रियासत का दर्जा और रियासत की बहाली अभी नहीं होनी। क्योंकि अगर ताकत का बंटवारा हो जाएगा, बिजनेस रूल्स तय हो जाएंगे और सारी चीज़ें बता दी जाएंगी कि आप के ज़िम्मे कौन सी चीज़ है, क्या करना है, तो फिर ये साफ हो जाएगा अवाम के जहन में कि इसका मतलब ये है कि अभी सेंटर रियासत का दर्जा बहाल नहीं करेगी एज द सेंटर प्रपोज्ड बिफोर। इससे पहले जिस तरीके से सेंटर ने कहा था, वादा किया था, प्रपोज किया था कि इसे रियासत का दर्जा दिया जाएगा, अब शायद एक निगेटिव पहलू या
एक मनफी पहलू ज़रूर इससे बाहर निकल करके आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये ज़रूर है कि 1.5 साल के दौरान जो कामकाज नहीं हुए, जो इल्ज़ाम तराशियाँ हुए हैं एक दूसरे के ऊपर, ख़ासतौर पर सरकार और एलजी इंतज़ामिया के दरमियान, वो इल्ज़ामात अब नहीं लग पाएंगे और अब बिजनेस रूल्स तय हो जाने से हर एक की हदबंदी हो जाएगी और उसके साथ साथ अब काम करना सरकार और इंतज़ामिया के लिए आसान हो जाएगा। तो फिलहाल ये बिजनेस रूल तय होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी था, लेकिन इसके दोनों पहलू हैं और दोनों चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। ग्राउंड से आकिब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकिब, टीबीआर का क्या मसला है और किस तरह के ये बिजनेस रूल है जो अब एलजी वर्सेस सरकार तय होने जा रही? हाँ बिल्कुल आमिर। हाँ, जब हम माजी की बात करते हैं 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में तब्दील किया गया है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में बिजनेस रूल्स को अभी तक सरकार को डिफाइन नहीं किया गया था। और हाल ही में जो जम्मू कश्मीर में सरकार बनी है और वो लगातार मांग कर रही थी कि बिजनेस रूल्स को डिफाइन किया जाए और उस डेफिनेशन में उनको बताया गया था कि हमारे हुदूद कहाँ तक है, हम किस हद तक जा सकते हैं, हम कौन कौन से काम कर सकते हैं और कौन कौन से ऐसी चीजें जो है जो हम कर सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी चीजें जो हम नहीं कर सकते। यानी कि बिजनेस रूल डिफाइन होना यहाँ की सरकार को जो है एक एज मिल सकता है और वो बेहतर काम कर सकते हैं। दूसरी बड़ी बात जो पिछले कई दिनों से लगातार खबरें चल रही है कि बिजनेस रूल्स को जो है जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मंजूरी देंगे, यानी कि बिजनेस रूल्स को डिफाइन भी किया जाएगा और उनको मंजूरी भी मिलेगी। और न सिर्फ प्रेजेंट गवर्नमेंट को बल्कि जितने भी यहाँ पे अपोजिशन पार्टीज है और अपोजिशन पार्टीज के साथ साथ जितनी भी यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज है उनमें काफी ज्यादा जो है वेलकमिंग स्टेप ये कह रहे हैं। हालांकि बीजेपी भी इसको वेलकम स्टेप कह रहा है, क्योंकि उनका मानना है कि अगर बिजनेस रूल्स को मंजूरी मिलेगी एक हुदूद तय होंगे और उन हुदूद के तहत जो है यहाँ की सरकार काम करेगी। और भाजपा का यह भी मानना है कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट, हालांकि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो इसको एक्सक्यूज बना रहे हैं, वो और भी काम कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस रूल को ये जो है बैरियर बनाते हैं और नहीं चाहते ये काम करना। लेकिन जहां तक हम नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि उमर अब्दुल्ला सरकार की बात करते हैं, वो आए दिन ये कहते हैं कि बिजनेस रूल्स को डिफाइन नहीं किया गया है और हम वो काम नहीं कर पाते हैं जो हमने लोगों से वादे किए हैं। आपको बताऊं कि जब इलेक्शन यहाँ पे चला और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मैनिफेस्टो में कई बड़ी चीजें रखी है। सबसे बड़ी चीज, हम अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करेंगे यहाँ पे और उसके साथ साथ डेली वेजेस का जो मसला है उस पे हम काम करेंगे। और नहीं, ठीक है, ये सारे वादे अपनी जगह पे हैं। अगर टीबीआर तय हो जाता है तो यकीनन फिर अवाम भी इन तमाम तर डिपार्टमेंट को खंगालेगी और रिस्पॉन्सिबल किसे बनाना है एटलीस्ट वो समझ पाएगी कि सरकार को पकड़ना है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन को। सवाल ये है कि टीबीआर का जो प्रपोजल है वो किसकी तरफ से है? क्या सरकार और एलजी इंतजामिया ने दोनों मिल करके बैठ करके अब तय करना है या कर लिया है, या फिर ये चीज एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से प्रपोज कर दिया गया है कि भाई ये बिजनेस रूल होगा, इस पे हम दोनों को चलना है, ये हुदूद होंगे, ये सफबंदी होगी, ये घेराबंदी होगी और इस डिपार्टमेंट का कामकाज आपको संभालना है और मुझे संभालना है? बिल्कुल आमिर, जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ है और उसके बाद जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने साफ तौर ये वाजिया किया कि बिजनेस रूल्स को उसमें डिफाइन किया गया है और उसके बाद जब यहाँ पे सरकार बनी है, सरकार ये दावे कर रही है कि हमें कुछ करने नहीं दिया जाता है और ना ही हमें ये पता है कि हमारी हुदूद कहाँ तक है, हम कौन कौन से काम ऐसे कर सकते हैं। और जिस तरीके से एलजी गवर्नमेंट यहाँ पे जो प्रशासन चल रहा था और उनका भी ये मानना है कि बिजनेस रूल्स को डिफाइन किया हुआ है। हाल ही में जो ऑटम असेंबली सेशन चला है और उस ऑटम सेशन में भी बिजनेस रूल्स को जो है उन पे बात आई है और सरकार ने कहा कि बिजनेस रूल्स को डिफाइन नहीं किया गया है और नहीं पता है कि कौन से डिपार्टमेंट में हम जाए। और आम लोगों को काफी ज्यादा परेशानी है क्योंकि लोग यहाँ पे, क्योंकि जब यूटी की बात करते हैं तो डिफेंस जो है
वो एलजी साहब के पास होता है, और बाकी जितने भी डिपार्टमेंट है वो यहाँ के वजीर आला देखते हैं। लेकिन आम लोग परेशान है, और अब कुछ दिन के बाद ही फाइनेंस बजट यहाँ पे पेश किया जाएगा। हालांकि वो जम्मू कश्मीर के वजीर आला संभालते हैं, और उसके साथ साथ कई सारे डिपार्टमेंट्स को डिफाइन किया गया, लेकिन अभी तक ये साफ तौर वाजिया नहीं है कि अगर लोगों की ग्रीवेंस है, क्या वो एलजी साहब यहाँ पे हल कर सकते हैं या प्रेजेंट जो चुनी हुई भी सरकार है वो हल करेंगे। अगर बिजनेस रूल्स को मंजूरी मिलेगी, एक चीज क्लियर होगी कि हमने कहाँ जाना है, लोगों को किसके पास जाना है, और कहां पे काम उनके मुकम्मल होंगे, ये एक चीज साफ तौर होगी। दूसरी बड़ी चीज जो सरकार को जो है लगातार निशाना बनाया जा रहा है कि ये करना नहीं चाहते हैं कुछ, और बिजनेस रूल्स को खाली जो है ये एक बैरियर बनाते हैं। और बिजनेस रूल जब डिफाइन होंगे तो जाहिर सी बात है न सिर्फ प्रेजेंट गवर्नमेंट को बल्कि अपोजिशन पार्टीज और उसके साथ साथ यहाँ के आम लोगों को भी ये समझ में आएगा, क्योंकि यूटी की आदत तो जम्मू कश्मीर को नहीं थी। 5 अगस्त के बाद यूटी बनी है, इससे पहले स्टेट में काम हुआ करता था, और यहाँ पे हर एक चीज डिफाइन थी कि जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर जो भी थे उनके पास हर एक चीज है और उनके हुदूद में हर एक चीज है। लेकिन उसके बाद जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ है और इसमें काफी ज्यादा जो कानून है उसमें तरमीम हुई है, और कानून को जो है काफी ज्यादा तरमीम हुई, और उसके साथ साथ जो रूल्स है वो काफी ज्यादा चेंज हुए हैं। क्योंकि यूटी में है, यूटी में जो है एमएचई की तरफ से जो है डायरेक्ट ऑर्डर्स यहाँ पे इंप्लीमेंट होते हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पे जो वजीर आला उमर अब्दुल्ला लगातार आए दिन जो है कहते हैं कि हमें कुछ करने नहीं दिया जाता है। हालांकि कई सारी बिल्डिंग्स के साथ साथ कई सारे प्रोजेक्ट्स की इनॉग्रेशन तो हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कहना है कि वो हमें कुछ जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 इसके तहत ये कनेक्टेड तो है टीबीआर इस एक्ट से, भले ही ये पार्लियामेंट से पास ना हो लेकिन कनेक्टेड है, क्योंकि इसी के तहत रूल्स तय होते हैं जो आप बता रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस तरह की रूल्स आखिर 1.5 साल के बाद क्यों जरूरत पेश आई, जिसकी वजह से अब जाकर के सरकार और एलजी इंतजामिया, तो क्या हम ये मान के चलें कि 1.5 साल तक ये जो कामकाज होते रहे, ये हवा हवाई चलते रहे, जिसके लिए कोई रूल रेगुलेशंस नहीं थी जिसको फॉलो किया जा सके, या एक मोटा मोटा चंद रूल तय कर लिया गया था और अभी तक गलतफहमियों का शिकार ये सरकार चल रही थी? बिल्कुल आमिर, आपको मैं याद दिलाऊं, जब यहाँ पे गवर्नमेंट बनी और उसके बाद लोक भवन और यहाँ चुनी हुई गवर्नमेंट में काफी ज्यादा दूरियां दिखी है, और ऐसा लगता था कि शायद लोक भवन और चीफ मिनिस्टर ऑफिस को आपस में नहीं बनती है, और उसका मेन रीजन यही था कि बिजनेस रूल्स को डिफाइन नहीं किया गया था। और जहां तक ये बात है कि अब रूल्स को डिफाइन किया जाएगा और उसके साथ मंजूरी, चलिए देर आयत दुरुस्त आयत, इससे किसी को आपत्ति होनी भी नहीं चाहिए आकिब, लेकिन सवाल यह है कि काफी देर हो चुकी है और लोगों को 1.5 साल से जो ख्वाब दिखाए गए उसमें यकीनन कहीं ना कहीं लोगों का नुकसान हुआ है। इस चीज की भरपाई नहीं हो सकती, गया वक्त कभी वापस आता नहीं है। लेकिन इससे एक बड़ा सवाल जो मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा वो ये है कि क्या अगर बिजनेस रूल्स तय होने जा रहे हैं तो नंबर 1 सरकार ये उम्मीद की बैठी हुई थी कि अब तक शायद रियासत के दर्जे की बहाली हो जाएगी तो टीबीआर तय करने की क्या जरूरत है, या एलजी इंतजामिया पहले से ड्राफ्ट बना करके रखी हुई थी कि भाई टीबीआर पे तुमको लाना ही लाना है, और वो अब सरकार को मजबूर कर चुकी है कि टीबीआर पे साइन करो और दोनों एक रूल डिफाइन कर लेते हैं जिसके तहत यूटी के अंदर काम करना है। ये 2 चीजें हो सकती है। चलिए अगर ये भी ना हो तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये उम्मीद लगा कि आप बैठे हैं, या लोगों का क्या सोचना है इस पे, या क्या इस सिलसिले में कोई स्टेटमेंट अब तक बाहर आ रहा है कि रियासत के दर्जे की बहाली होगी या नहीं। क्योंकि अगर टीबीआर तय हुए तो हम ये मान के चलेंगे कि यूटी के अंदर किस तरीके से रूल्स तय किए जाएंगे, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स क्या होगा, यह तय कर लिया गया है और सीधे तौर पे अब आगे बढ़ना है, कामकाज करना है। आमिर, जिस तरीके से लगातार खबरें चल रही है कि बिजनेस रूल्स को अब मंजूरी मिलेगी, इससे हमें एक चीज साफ तो ये समझनी है कि अब जो है जम्मू कश्मीर को यूटी में कई साल और गुजारने, क्योंकि अगर आप यूटी में बिजनेस रूल्स को डिफाइन कर रहे हो, मंजूरी मिले, तो इसका ये मतलब है कि यूटी में ही काम करना है। क्योंकि इससे पहले 1.5 साल लगभग हुआ है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट को जो है बिजनेस रूल्स का पता नहीं था, उनको ये नहीं पता था कि हमने कहाँ जाना है, किसके पास जाना है।
कैसे हमारा काम निकलेगा? बिल्कुल बड़ी बात है। और यकीनन अब ये सवाल अवामी गोशों में उठने लगेगी कि आखिर आपने हमारे 1.5 साल क्यों बर्बाद किए, या फिर अगर यही चीज करनी थी तो फिर स्टेटहुड के लिए जो लड़ाई थी या वो क्यों चल रही थी। उधर एलजी इंतजामिया भी घेरे में आएंगे कि आखिर आपने इतने दिनों तक वेट क्यों किया, और फिर जो सपना दिखाया था रेस्टोरेशन का वो क्या हुआ। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो इस टीबीआर के साइन होने के बाद यकीनन अनसुलझे रहेंगे, या कहीं ना कहीं दोनों तरफ से अवाम के बीच में एक शक जरूर पैदा करेगा। और एक सवाल जो पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ेगा कि जो भी हो आइंदा आने वाले दिनों में उसमें साफ तौर पे अवाम का भला होगा, क्योंकि बिजनेस रूल्स तय हो जाएंगे तो अवाम भी कह सकती है कि कहां, कब, कैसे और किन से काम कराना है। शुक्रिया आकिब तमाम बेहतरीन अपडेट्स और मालूमात के लिए। अगले बजट सेशन से कबल जम्मू कश्मीर असम्बली की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की अहम बैठक हुई थी, और ये बैठक असम्बली स्पीकर की सदारत में उनके ऑफिस चैम्बर में मुनक़िद हुई। बीएसी में नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी, कांग्रेस, पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और सीपीआईएम के एमएलए शामिल हुए थे। बैठक में अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा, अली मोहम्मद सागर, मुबारक गुल, एम.वाई तारिगामी, गुलाम अहमद मीर, सज्जाद गनी लोन और मीर मोहम्मद फैयाज और चौधरी मोहम्मद अकरम समेत कई दीगर बड़े लीडर शामिल रहे। कमेटी का काम बजट सेशन के दौरान सदन में सरकारी और दीगर कानूनी कामकाज पर बहस के लिए वक्त मुकर्रर करने की सिफारिश करनी थी। 2 फरवरी से शुरू हो रहा बजट सेशन हंगामेदार रहने के आसार हैं। अपोजिशन खास तौर पर बीजेपी डेली वेजर्स और प्री इलेक्शन मसलों पर सरकार को घेर सकती है, जबकि पीडीपी, पीसी और एआईपी रिजर्वेशन जैसे मुद्दे उठा सकती है। तो फिलहाल लगातार मीटिंग चल रही है असेंबली के हवाले से, और इन मीटिंग के दौरान जो बिजनेस एडवाइजरी है वो उसकी भी मीटिंग अब मुकम्मल हो चुकी है, और उसमें बड़े बड़े लीडरानों का नाम सामने आ रहा है। ख्वाहिश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ख्वाहिश, जम्मू कश्मीर असेंबली सेशन की तैयारी, बजट सेशन को लेकर के बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग, क्या कुछ आउटपुट निकल करके आ पाया? कहीं ना कहीं एक तालमेल बैठाने की जो है कोशिशें की गई हैं स्पीकर द्वारा, चेयरमैन द्वारा, कि बिजनेस जो है वो अच्छे तरीके से हो पाए और बजट सत्र में पहले बजट पेश हो, उस बजट के ऊपर एक हेल्दी डिस्कशन हो, और उसके बाद तमाम उन चीजों को लेकर चर्चाएं हो जो कि लोगों से जुड़ी हुई हैं। कोशिश ये की जाए कि अगर आप यहाँ पर ये जो सेशन चलना है ये इस तरीके से हो कि इसमें अगर किसी को सवाल पूछना है सवाल भी पूछे, जवाब भी ले, लेकिन हंगामा कम बरते, क्योंकि मोस्टली देखा जाता है कि ज्यादातर जब हम देखते हैं कि हमने पार्लियामेंट्री सेशन भी देखे हैं तो वो हंगामे में ही वो सारा वक्त निकल जाता है और वो समय जाया हो जाता है। ऐसे में असेंबली सेशन में जो इस बार का सेशन है, ये दूसरा उमर अब्दुल्ला का बजट सत्र होगा, तो इसमें वक्त जाया ना हो, समय जाया ना हो, लोगों के कामकाज को लेकर चर्चाएं की जाएं और एमएलए जो है वो हेल्दी डिस्कशन करें। तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक विचार विमर्श करने की जरूरत थी, राय लेने की जरूरत थी, सजेशन लेने की जरूरत थी, और अपनी तरफ से कई सारी चीजों पर जो है वो आप कह सकते हैं कि अपनी तरफ से इंस्ट्रक्शन भी देने की कोशिश जो है वो की गई होगी आज, क्योंकि स्पीकर जो है उनके ही द्वारा जो है पूरी असेंबली चलती है, वही उसको देखरेख करते हैं, कैसे चलनी, कब चलनी, किसको कितना वक्त देना है हाउस को लेकर, तो उसको लेकर ही ये पूरी बैठक की। तो यकीनन जितनी भी सियासी पार्टी यहाँ पर रही हैं वो उनके सबके सदस्य हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, अलग अलग जम्मू कश्मीर के जिलों कॉन्स्टिट्यूंसी से चुने हुए, तो यकीनन उनकी रिप्रेजेंटेशन हुई है, तो सबने अपनी बात भी रखी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये बैठकें जो है ये तो की जा रही है, अभी हामी भी सभी भर रहे हैं और सब कह रहे हैं कि ठीक है हम चलने देंगे, बातचीत होगी, जो भी होगा मसले हम उठाएंगे, लेकिन सबको पता है कि जब सदन लग जाता है उसके बाद तो तस्वीर ही बदल जाती है, और ये कहीं भी छिपा नहीं हुआ है कि, और ये लोगों की नजर में भी है कि उन्हें पता है कि अब ये सेशन लगेगा, बजट आएगा, बजट में चीजें आएंगी, सामने आएंगी कि लोगों के लिए क्या कुछ करने जा रही है सरकार, तो उसके बाद जब डिस्कशन होंगे तो हंगामा बरपेगा ही। बड़े सारे इश्यूज हैं जम्मू कश्मीर के, तो विपक्ष पहले ही एक लंबी लिस्ट लेके बैठा है कि सेशन लगेगा तो हम उमर अब्दुल्ला सरकार से सवाल पूछेंगे, सवाल का जवाब संतुष्टि भरा नहीं मिला तो हंगामा होगा, क्योंकि विपक्ष का काम ही होता है कि सरकार को घेरना, उनको सही तरीके से काम ना करने देना, उनको क्रिटिसिज्म करना। वही सरकार अपने किए हुए कामों को गिनवाएगी और अपनी प्लानिंग, अपनी डेवलपमेंट पॉलिसी और अपने फ्यूचर जो एक उनका ड्रीम्स हैं उसकी एक बुनियाद रखते हुए कहीं ना कहीं उन जवाबों के जरिए जो है वो अपोजिशन जो दल है उनको
पार्टीज हैं उनको कहीं ना कहीं सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि सत्र हंगामे भरा होगा ही, लेकिन ओवरऑल औपचारिकता ही है सारी जो भी मीटिंग हो रही है, ये हर बार होती है, कोशिशें की जाती हैं समन्वय बिठाने की, आपस में एक अच्छा माहौल सबके बीच में बना रहे वो उसको लेकर, और आप कह सकते हैं एक हेल्दी सेशन हो उसको लेकर ये कवायद जो है उसको लेकर कवायद से की जाती है। जी हमें बिल्कुल इस मर्तबा जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं अलग अलग लोगों की अलग अलग उम्मीदें हैं, लेकिन वो जोश व खरोश जो आमतौर पे जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिल रहा था कि सरकार बनी है, एलजी इंतज़ामिया है, कुछ नया होने वाला है जम्मू कश्मीर को, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात हो रही थी। और उससे पहले जैसे ही सरकार बनी थी उससे पहले स्मार्ट सिटी जम्मू, स्मार्ट सिटी कश्मीर और अलग अलग जगह पे हमने देखा था। आपने भी कई ऐसी बड़ी खबरें हम तक पहुंचाई, खासतौर पे जम्मू को बेहतर तरीके से एम्पावर करने के लिए जू बनाए गए थे, अलग अलग पार्क बनाए गए थे, लेक बनाए गए थे और टूरिज्म और इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट के तई ये सारी चीज़ें चल रही थी, तो एक उम्मीद जगी थी। अब सरकार आई, 1.5 साल का वक्फा गुजर गया है, लेकिन क्या ये खामोशी नजर नहीं आ रही है लोगों की तरफ से? क्या लोगों के अंदर मायूसी है या उम्मीदें हैं जो इस मरतबा बजट से वो कर रहे हैं? अगर आमिर मैं आपको बजट की बात बताऊं तो बजट में अभी भी एक तबका जो है उसकी नजर सरकार की तरफ है, लेकिन मैं आपको इस जम्मू कश्मीर के बजट से ज्यादा जो लोगों का इंटरेस्ट है वो केंद्र द्वारा जो बजट आना है, जो निर्मला सीतारमण पेश करेंगी, उस पर ज्यादा आ रहा है। क्योंकि सबको पता है कि जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है और केंद्र के अधीन यहाँ पर ज्यादातर चीजें हैं। जम्मू कश्मीर सरकार की भी निगाहें जो है वो केंद्र की तरफ ही रहती हैं, तो सबकी नजरें पहले जो है वो केंद्र में आने वाले बजट के ऊपर रहेंगी, क्या कुछ रहने वाला है, देन उसके बाद जम्मू कश्मीर सरकार के ऊपर रहने वाली है। क्योंकि जम्मू कश्मीर सरकार वैसे भी बड़ी बार ये एक आप कह सकते हैं कि मायूसी जता चुकी है, क्योंकि हाथों में बड़ा कुछ नहीं है। अब तो बिजनेस रूल भी जल्दी सामने नजर आ जाएंगे, लेकिन बड़ी बात यह है कि हताशा और निराशा और अपेक्षाओं के बीच जो है सरकार काम तो करती रही है, लेकिन लोगों को यह भी पता है और लोग ये खुले मुंह बोलते रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला सरकार जो है बड़े बड़े वादे भी नहीं कर सकती, यहाँ पर करेगी भी तो पूरी कैसे करेगी, इनके हाथ में बहुत कुछ है नहीं है, फंड्स की भारी कमी है, और पहले जिस तरह से ये शासन करते थे स्टेट में अब वो नहीं है, अब केंद्र की सीधी इन्वॉल्वमेंट है। तो साफ तौर पर ये चीज जो है वो कहीं ना कहीं लोगों के माइंड में जरूर है। हालांकि उन्हें पता है कि कामकाज करवाने हैं, लेकिन पहले ये होता था कि जो रूलिंग पार्टी होती थी, रूलिंग दल होता था, उनका ही डंका बजता था और उनकी ही सब जय जयकार करते थे। लेकिन यहाँ पर कुछ और इस समय यूटी में तस्वीर भी है, क्योंकि सबको पता है केंद्र में बीजेपी है और यहाँ पे विपक्ष में बीजेपी है, तो जम्मू खिते में बीजेपी से मैंडेट ज्यादातर जो है वो विधायक चुन के आए हैं, तो बड़े सारे कामों के लिए लोग जो है बीजेपी के विधायकों की भी ताक लगा के देखते हैं। और बड़े सारे इश्यूज में हमने देखा भी है कि बीजेपी के विधायक जो इकट्ठा होकर दिल्ली गए हैं, जिनमें की लीडर ऑफ अपोजिशन भी है, तो उनकी सुनवाई जल्दी हुई है सरकार के, अगर हम उससे कंपैरिजन में करें तो साफ तौर पर यहाँ पर लोगों को इस चीज का बेनिफिट भी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एट प्रेजेंट सरकार है उनके लिए उनकी इतनी होप भी नहीं है। लेकिन क्योंकि ये एक रिवायत होती है, बजट आना है, बजट पेश होना है, सरकार के पास उनका खजाना है और खजाने की चाबी भी है, लेकिन किस तरह से वो आवंटन किया जाएगा, चाहे कश्मीर में हो, जम्मू में हो, और बड़े सारे ऐसे इलाके हैं जो कि अभी भी आजादी के 75 साल बाद भी जो है बड़ी सारी चीजों को लेकर, अपने टीम को लेकर जो है अभी भी निगाहें सरकारों की तरफ ही रहती हैं, तो उन चीजों को ऊपर क्या कुछ सरकार करती है ये बहुत अहम है देखने के लिए। लेकिन ओवरऑल चाहे रोजगार की बात करें, अगर हम देखें कि इंडस्ट्री सेटअप करने की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप करने की बात करें, जिस तरह से जम्मू कश्मीर सरकार जो है कोशिशें कह भी रही है कि हम कर रहे हैं, और कई दफा ये भी कहते हैं कि बड़े कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं है, तो ओवरऑल इन सारी चीजों के बीच में कैसे बजट पेश करेंगे, सबकी इसी और निगाहें हैं। और कहीं ना कहीं स्पीकर का भी यही कोशिश है कि अगर सरकार बजट पेश कर रही है तो उनको पूरा मौका दिया जाए और एक हेल्दी डिस्कशन, और अगर मेंबर्स हैं उनको अपने इलाकों का तरक्की करनी है, अपने इलाकों के मुद्दे मसाइल उठाने हैं, तो यकीनन एक तरीके से उठाए बिना शोरगुल के, और एक अच्छे तरीके से जो है वो सोल्यूशन निकालने की कोशिश, कार्रवाई भी बेहतर तरीके से चले। यकीनन अवाम की जो उम्मीदें हैं इस मरतबा के बजट से बहुत सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी और लोगों को ये साफ तौर पर पता चल जाएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और यूटी गवर्नमेंट की तरफ से ओवरऑल आने वाले टाइम में जो कुछ बचा हुआ है इलेक्शन से पहले उन्हें क्या कुछ मिलना है, किस तरीके से फ्रेमवर्क तैयार किए जाएंगे और किस हिसाब से डेवलपमेंट ओवरऑल हो पाएगा, किस तरह की हुकूमत चल पाएगी, क्योंकि यही वो चीज़ है जिससे अवाम बेहतर तरीके से इन चीज़ों को निचोड़ पाती है। शुक्रिया तमाम बेहतरीन मालूमात के लिए। ख्वाहिश कुछ अहम खबरों का रुख करेंगे, फिर दोबारा आपकी तरफ आते हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने समर डिवीजन में तलबा को बड़ी राहत दी है और क्लास 10वीं और 11वीं 12वीं के एनुअल रेगुलर एग्जामिनेशन के लिए सिलेबस में 15% की छूट देने का ऐलान किया है। और ये फैसला
जम्मू डिवीजन के समर जोन में नाफिज होगा। ये फैसला पिछले साल लंबे वक्त तक खराब मौसम और जंग जैसे हालात के सबब पढ़ाई में आई रुकावटों को ध्यान में रखकर लिया गया है। वज़ीर तालीम सकीना ईटू ने बताया कि महकमे को तलबा को पेश आई परेशानियों की पूरी जानकारी थी और फैसले से पहले तलबा और वालिदैन की फीडबैक भी लिए गए थे। उन्होंने कहा कि दीगर रिलेटेड पार्टीज से भी मशावरत की गई, मशवरे किए गए और इसी को बुनियाद बनाकर यह कदम उठाया गया। वज़ीर तालीम ने बताया कि अगस्त से आए हुए सैलाब के सबब स्कूलों की पढ़ाई बुरी तरीके से मुतासिर हुई थी, जिसकी वजह से सिलेबस में थोड़ी बहुत तब्दीली करने की ज़रूरत पेश आई, मतलब राहत देने की ज़रूरत पेश आई और सरकार के इस फैसले से तलबा के एग्ज़ाम की तैयारी में भी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। ख्वाहिश का रुख करेंगे जो इन तमाम तर चीज़ों पर हमारे साथ ग्राउंड से हैं। ख्वाहिश 15% की छूट की बात की जा रही है, ये कितनी राहत की खबर है ख़ासतौर पर 10वीं 11वीं 12वीं के तलबा के लिए? सबसे ज्यादा राहत की बात है जो 10th और 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए है, क्योंकि इनके बोर्ड एग्जाम्स हैं और काफी टफ पढ़ाई रहती है और इन्हीं के ही मार्क्स से इनका जो है आगे फ्यूचर जो है वो सेट भी होता है। 11th के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हालांकि 10th 12th के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर सिलेबस की बात करें 15% जो है ये कम किया गया है सिलेबस, तो यकीनन बच्चों के लिए थोड़ा राहत होगी, क्योंकि हमने पिछले एक साल का अगर हमने वक्त देखें तो इसमें काफी सारी चीजें जो है वो बच्चों के फेवर में नहीं रही थी, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद स्थिति बनना हो, उसके बाद हमने फ्लड्स में देखा स्कूल काफी बाधित रहे, बंद रहे, काफी देर तक खुल नहीं पाए। और अब विंटर में देखा जाए तो अभी भी हम समर जोन में देख रहे थे कि सर्दी की छुट्टियां तो जल्दी खत्म हो गई थी, उसके बाद भी वेदर देखते हुए उसे एक्सटेंड किया गया और अभी भी कई जगह जो बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं पहाड़ी इलाकों में, क्योंकि बर्फबारी हो रखी है और आगे भी बर्फबारी होने के इम्कान है। तो बच्चों के लिए दिक्कत यही रहती है कि वो किस तरह से पढ़ाई करें। ओवरऑल लाइट भी बहुत ज्यादा जाती है, तो इंटरनेट भी हर जगह प्रॉपर्ली नहीं चल पाता है, ऑनलाइन एजुकेशन लेने वाले बच्चों के लिए भी दिक्कत आती है। तो ओवरऑल अगर हमने देखा है कि सरकार ने 15% सिलेबस कम करने की बात कही है, तो यकीनन बच्चों का जो ओवर बर्डन था उसे कम करने की कोशिश की गई थी, कि जो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जम्मू कश्मीर के जिनकी आर्थिक स्थिति परिवारों की ठीक नहीं है, उनके बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ पाते हैं, कोचिंग नहीं ले पाते हैं और सेल्फ स्टडीज करते हैं, स्कूलों के सहारे होते हैं। तो स्कूल नहीं लग पाए, कमी थी, कई जगह स्टाफ की कमी थी, तो ओवरऑल कई सारी चीजों को लेकर जो है बच्चों के लिए मन में यही था कि हमारे 10th है बोर्ड है, 12th के बोर्ड है, तो कैसे हम इम्तिहान देंगे और बाकी बच्चों से हम कम्पीट कैसे कर पाएंगे। जो बड़े शहरों में रहते हैं तो उनके साथ हमारा कंपैरिजन हो ही नहीं पाएगा, आप पिछड़ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं कम सिलेबस करने से फायदा सबको मिलने वाला है यकीनन, और सरकार भी एक राहत देने के मूड में है। तो ओवरऑल सबके बच्चों के लिए फायदेमंद ही है और पेरेंट्स के द्वारा भी अपील की जा रही है, क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसा ही कुछ किया गया था। अगर हम देखें तो सिलेबस में कटौती की गई थी, तो इस बार भी की गई है। ओवरऑल इससे रिजल्ट में तो फर्क पड़ेगा ही, लेकिन बच्चों की मानसिकता में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा और उनको कुछ हद तक जो है रिलैक्सेशन जरूर मिलने वाली। जी, जिस तरीके से इससे पहले सैलाब के वजह से या फिर जंग ज़दा सूरत हाल की वजह से इस तरह की राहत देने की बात कही गई थी, क्या एक्चुअल में इसका फीडबैक या फिर आउटपुट, इसका जो रिजल्ट है वो बेहतर हो पाया था? बिल्कुल। अगर हम रिजल्ट की बात करें, हमने देखा इस बार रिजल्ट में लड़कियों ने कैसे अच्छे मार्क्स लिए, लड़के भी पीछे नहीं रहे। बच्चों की पढ़ाई पर जरूर असर पड़ता है, क्योंकि बड़ी सारी चीजें जो है वो डिस्टर्ब करती हैं, चाहे वो वेदर हो या फिर दूसरे रीजन हो। तो जब प्रॉपरली क्लासेस नहीं लगी होंगी, हमने जम्मू कश्मीर में देखा कि अगर हम सरकारी स्कूलों की बात करें, टीचर की भी कमी जो है वो रहती है, तो ऐसे में बच्चों के लिए दिक्कत रहती है। और अगर हम प्राइवेट स्कूल की बात करें तो वहां तो बच्चे पढ़ते ही हैं, लेकिन बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो सरकारी स्कूलों पे निर्भर है। तो सबके लिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, मार्क्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब 12th के बोर्ड के एग्जाम होने हैं तो उसमें ये नहीं देखा जाएगा प्राइवेट स्कूल का बच्चा या सरकारी स्कूल का बच्चा है। उसमें इम्तिहान जब पेपर सेट होगा वो सबके लिए एक जैसा होगा। तो सबको जो है अच्छे स्कोर्स लेने हैं, क्योंकि आगे अच्छे कॉलेजेस में जाना है, कई जगह जो है उन्होंने स्कॉलरशिप हासिल करनी है या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारियां करनी है और आगे बढ़ना है। तो उसके लिए स्कोर बहुत अच्छा चाहिए बच्चों को, और उसके लिए उनको पढ़ाई का वक्त चाहिए। ओवरऑल अगर ज्यादा बर्डन होगा, अच्छी चीज उनकी तैयारियां भी पूरी नहीं होंगी। और बड़े सारे बच्चों के लिए, जैसे मैंने कहा कि कोचिंग नहीं लेते हैं, ट्यूशन नहीं लेते हैं, तो खुद पढ़ते हैं, तो उनके लिए बड़ी दिक्कत होती है। तो ऐसे में कम सिलेबस होगा, थोड़ा उसको मानसिक जो है वो बिल्कुल बच्चों को आसानी होगी और बहुत ज्यादा हर्डल्स नहीं होंगे उनके रास्तों में। बहुत बड़ी बात है और यकीनन सरकार ने बेहतर कदम उठाया। शुक्रिया ख्वाहिश तमाम तो बेहतरीन अपडेट्स के लिए, तमाम तो बेहतरीन मालूमात के लिए। अब जम्मू कश्मीर होम डिपार्टमेंट ने किश्तवाड़ जिले के 3 इलाकों के लिए
24 घंटे मोबाइल इंटरनेट सर्विस सस्पेंड करने का हुक्म जारी कर दिया। यह फैसला जिले में जारी एंटी टेरर ऑपरेशंस को देखते हुए एहतियाती तौर पर लिया गया है। ऑर्डर के मुताबिक चतरू, चिंगम और सिंहपुरा इलाके में फौरी तौर पर इंटरनेट बंद कर दिया गया। होम डिपार्टमेंट का कहना है यह कदम अमनो अमान और सिक्योरिटी बनाए रखने के लिए है, अफवाहों पर और गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने के लिए जरूरी है। उधर आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियां किश्तवाड़ के जंगलों में और पहाड़ी इलाकों में सर्च और कॉर्डन ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। खुफिया इनपुट के बाद इलाके में इजाफी फोर्स को एडिशनल फोर्सेस को भी तैनात किया गया है। जिला किश्तवाड़ के सब डिवीजन छात्रों में जो है वो इंटरनेट सेवाओं को जो है वो एहतियाती तौर पर जो है वो 24 घंटे के लिए जो है वो सस्पेंड कर दिया गया। आपको मैं बता दूं, आज सुबह सुबह जो है एक आर्डर निकलता है जिसमें होम डिपार्टमेंट में जो है वो आईजीपी जम्मू की तरफ से डायरेक्शन दी गई थी कि होम डिपार्टमेंट को कि छात्रों के जो है छात्रों इलाका चिनगाम और सिंहपोरा इलाके में जो है वो इंटरनेट सेवाओं को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि इस आर्डर में साफ तौर पर लिखा गया है कि कुछ एंटी नेशनल एलिमेंट्स जो है इस इंटरनेट का जो है वो यूज़ करते हैं और उसके बाद अब जो है वो होम डिपार्टमेंट की तरफ से आर्डर निकाला गया है कि किश्तवाड़ जिला के छात्रू, सिंहपोरा, चिनगाम इलाके में जो है वो अभी जो है वो 24 घंटे के लिए जो है वो इंटरनेट सर्विसेज जो है वो बंद कर दी गई है। और आपको बता दूं, लगातार जो है वो ऑपरेशन त्राशी जब 18 तारीख से जो लगातार किश्तवाड़ के इन जंगलों में लगातार जो है जारी है, तब से ही जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेज बड़े पैमाने पर इन इलाकों में जो है वो सर्च ऑपरेशन कर रही है। और लगातार तब से इन जंगली इलाकों में जो है, क्योंकि देश के 3 से 4 आतंकी इन इलाकों में छुपे हुए थे, उसके बाद बड़े पैमाने पे जो है वो इस वक्त भी जो है वो सर्च ऑपरेशन जारी है। चाहे वो मैदानी इलाकों की बात करें, पहाड़ी इलाकों की बात करें और जहां पर इस वक्त बर्फ लगभग 4 से 5 फीट पे, वहां पर भी जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेज इस वक्त जो है वो सर्च कर रही है। चाहे वो सिंहपोरा का इलाका हो, चिनगाम का इलाका हो या वो छात्रों का इलाका हो। और अगर इस वक्त की हम बात करें तो इन तीनों इलाकों में जो है वो इंटरनेट सेवा को अभी बंद कर दिया गया है। जी मीडिया के लिए किश्तवाड़ से मुंतसिर गिरी। तो कई इलाकों में इस वक्त इंटरनेट मोबाइल सर्विसेज बंद है और सूरत हाल थोड़ी सी ज़रूर ख़राब है। हालांकि सिक्योरिटी की बात कही जा रही है कि क़याम अमन को, यहाँ पे पीस को बैलेंस्ड करने के लिए इन तमाम तर चीज़ों में, लेकिन इलाके में उतरने के बाद ही सच्चाई का पता चलेगा। मुंतशिर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुंतशिर, क्या कुछ सूरत हाल है इन तीनों इलाके में और कितना बड़ा इलाका है, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और क्या कुछ अभी सूरत हाल है? देखिए आमिर, लगातार जो है ऑपरेशन त्राशी 18 तारीख को, 18 जनवरी को जब ये ऑपरेशन त्राशी जब लॉन्च हुआ था, उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़े पैमाने पे इस पूरे एरिया को जो है वो कार्डन में किया था। क्योंकि 18 तारीख को जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस और आतंकियों के बीच जब मुठभेड़ हुई थी, उसके बाद एक जवान जिसका नाम हवलदार गजेंद्र सिंह भी शहीद हुए थे। उसके बाद एक बड़े पैमाने पे जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस पूरे इलाके को जो है वो घेरे में लिया था। हालांकि उसके बाद वेदर एडवाइजरी आई, काफी मौसम के सूरत-हाल बदल गए, लेकिन उसके बाद भी सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार इन इलाकों में जो है चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए थे। अगर हम इस ऑर्डर की बात करें, कल देर शाम एक होम डिपार्टमेंट की तरफ से ऑर्डर है जिसमें खासतौर पर यह बताया गया कि आईजीपी जम्मू की तरफ से जो है वो डायरेक्शन आई है कि इस इलाके में जो है वो कुछ एंटी नेशनल एलिमेंट्स जो है वो इस इंटरनेट सुविधा का जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए फिर इन इलाकों में लगभग 6 किलोमीटर के रेडियस में इन इलाकों में जो है वो इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी। चाहे वो छात्रों का इलाका हो, चाहे वो सिंहपोरा का इलाका हो या चिनगाम का इलाका हो, ये पूरे तीनों इलाकों में जो है इस वक्त इंटरनेट सर्विसेज जो है वो हालांकि एहतियाती तौर पर अभी तो 24 घंटे के लिए ऑर्डर हुआ है, लेकिन कह सकते हैं कि ये बढ़ भी जाएगा, क्योंकि इलाके में इस वक्त जो है वो पूरे इलाके में एक बड़े पैमाने पे जो है वो सर्च ऑपरेशन जारी है। क्योंकि ऑपरेशन त्राशी जब लॉन्च हुआ था, उसके बाद कहीं ना कहीं फिर से इस इलाके में जो है वो देखा गया था कि आतंकियों की प्रेजेंस थी और वो आतंकी जो थे वो जैश-ए मोहम्मद के बताए जा रहे थे। उसके बाद ही लगातार अब पूरे इलाके में जो है चप्पे चप्पे पर जो है वो नजर बनाए हुए, इस वक्त भी जो है हेलीकॉप्टर्स पूरे इलाके में जो है वो लगे हुए हैं, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि ये इलाका जो है वो पहाड़ी इलाका है और इस वक्त जो है पहाड़ों पे जो है वो खासतौर पर अगर हम चिनाब वैली की बात करें तो पूरे पहाड़ों पे इस वक्त जो है वो बर्फ की सफेद मोटी चादर जो है वो बिछी हुई है। और जिस इलाके की हम ये बात कर रहे हैं, हम सिंहपोरा का इलाका है वो, चाहे चिनगाम का इलाका, इन पहाड़ों पर इस वक्त भी जो है वो 4 से 5 फीट जो है वो बर्फ पड़ी हुई है। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन लगातार जो है वो पिछले 15 दिन से लगातार सिक्योरिटी फोर्सेज जो है इन इलाकों में जो है वो सर्च कर रही है। क्योंकि इंटेलिजेंस इनपुट है कि इस इलाके में फिर से जैश-ए-मोहम्मद के 3
से 4 आतंकी छुपे हुए थे और ये वही इलाका है जहां पर पहले भी जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को सफलता हाथ लगी थी, जिसमें 3 आतंकियों को जो है मार गिराया था। लेकिन लगातार अब इस पूरे इलाके में जो है वो देखने को मिला, क्योंकि सिक्योरिटी को मद्देनजर रखे और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अब कहीं ना कहीं आप जो है वो होम डिपार्टमेंट की तरफ से रात को जब ये ऑर्डर है कि इन 3 इलाकों में जो है वो इंटरनेट अभी जो है वो एहतियाती तौर पर 24 घंटे के लिए बंद किया जाएगा। हालांकि देखने वाली बात है कि कब तक अब इंटरनेट बंद रहेगा, क्योंकि सर्च ऑपरेशन एक बड़े पैमाने पे लगातार जारी है, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, जम्मू कश्मीर की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप हो, सीआरपीएफ हो, इंडियन आर्मी हो, लगातार इन पूरे इलाकों में जो है चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि कुछ इलाकों में इस वक्त भी जो है सिविलियन मूवमेंट्स को जो है रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। हालांकि आप देखने वाली बात है कि कब तक जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को इस ऑपरेशन में जो है वो सफलता हाथ लगती है। जी आमिर, बिल्कुल। अब जिस तरीके से आप 11-12 दिन आप कह रहे हैं, इसका मतलब ये दूसरा हफ्ता है जो एंड अप होने के करीब है और लगातार इस जगह से ऑपरेशंस भी हो रहे हैं इन इलाकों में, कार्डन ऑफ और छापेमार, और मौसम के बदलने के बाद इलाकों में भी इवन आपने खबरें दिखाई। मैं आपसे समझने की कोशिश करूं, कितना बड़ा इलाका है ये किश्तवाड़ का, कितना बड़ा जंगलाती और पहाड़ी इलाका है, किस टाइप का है जिसकी वजह से यहाँ पे इतने हाइड आउट हो सकते हैं कि एक ऑपरेशन में 15-15 दिन लग जाए? देखिए आमिर, किश्तवाड़ तो एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन अगर हम टोपोग्राफी की बात करें तो सबसे ज्यादा अगर देखने को लो वो पहाड़ मिलेंगे आपको, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाके के साथ साथ जो है ये जो है ये जम्मू डिवीजन का एक लास्ट डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद जो है वो डिवीजन कश्मीर डिवीजन स्टार्ट होता है और ये जो हमारा डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ है और डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के आपस में जो है बॉर्डर टच होते हैं। हाई अल्टीट्यूड एरियाज है, लगभग अगर पहाड़ों की बात करें लगभग 12 से 13,000 फीट की ऊंचाई के पहाड़ हैं इन एरियाओं में। और सिंथन टॉप जैसा एक मशहूर जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन इसी इलाके में, वही ये इलाका, वही ये रूट है जहां से देखा गया था कि कहीं ना कहीं आतंकियों की प्रेजेंस उसी इलाके से थी। लेकिन अगर हम पूरे टोपोग्राफी की बात करें, चाहे वो डोडा हो, चाहे वो किश्तवाड़ हो, चाहे वो रामबंद हो, चाहे वो अनंतनाग हो, चाहे वो लेह लद्दाख हो या हिमाचल हो, ये पूरा डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ जो है वो बिल्कुल इन इलाकों से सटा हुआ है। अगर हम पीछे की बात करें तो हमारा अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के साथ जो है कनेक्टिविटी है। अगर हम राइट की बात करें तो हिमाचल के साथ, डोडा के साथ जो है हमारे बॉर्डर टच होते हैं। देखा ये ज्यादा था 2023 से पहले कि आतंक की गतिविधियां जो है वो ज्यादातर जो है कश्मीर डिवीजन में होती थी, लेकिन उसके बाद जब ऑपरेशन जो है वो नैतगाम में जब हुआ तो उसके बाद देखा गया कि इस इलाके में भी जो है वो आतंकियों की प्रेजेंस थी। हालांकि देखा ये भी जाता था कि चाहे वो डोडा किश्तवाड़ हो या राजौरी पुंछ का इलाका, डूडू बसंतगढ़ जैसे इलाका जो था वो पहाड़ी जंगल इलाके, वैसे ही इलाके यहाँ पर भी है, वैसे टफ ट्रेंड्स यहाँ पर भी है। और आतंकी जो है कहीं ना कहीं इन जो नेचुरल केव इन घने जंगलों में बधे हुए हैं उनका सहारा लेते थे। लेकिन जब से अब ये ऑपरेशन इन इलाकों में चलाए जा रहे हैं, क्योंकि जब से इसमें यहाँ पर जो है आतंकी की प्रेजेंस है, उसके बाद सिक्योरिटी एजेंसीज लगातार पूरे इलाके को जो है अब जो है वो सर्च चलाया जा रहा है। और यकीनन दहशतगर्दों को कहीं पे भी कोई ठिकाना नहीं मिल पाएगा और ये बड़ा कदम है। और ये माना जा सकता है कि अब उनके बिलों से निकाल करके यकीनन न्यूट्रलाइज करने की कोशिश लगातार आर्मी करेगी और करती रहेगी। शुक्रिया तमाम मालूमात और अपडेट के लिए मुंतशिर। मौसम महकमे मौसमियात ने जम्मू एंड कश्मीर में 31 जनवरी के लिए मौसम का अलर्ट जारी किया है। जम्मू एंड कश्मीर अगर बोला जाए तो दोनों रीजन में कई डिस्ट्रिक्ट हैं। महकमे का कहना है कि कल शाम से बर्फबारी हो सकती है। अफसरान के मुताबिक आने वाले दिनों में 4 लगातार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इस इलाके में मुतासिर कर सकते हैं। महकमे मौसमियात ने इंतबाह किया है, अलर्ट जारी किया है। इन सिस्टम्स के सबब कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में शदीद बर्फबारी होगी, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश और बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। इस दौरान मौसम अनस्टेबल रहने की बात कही गई है। अफसरान ने मुकामी लोगों, सयाहों और मुसाफिरों से खासतौर पर ऊंचाई वाले इलाकों में सफ़र करने से बचने या फिर अलर्ट रहने को कहा है। ऑफिशियली वार्निंग पर अमल करने को कहा है। बर्फबारी के सबब ट्रांसपोर्टेशन और दीगर सरगर्मियाँ रुक सकती है। इस हवाले से इंतजामिया तैयार है। के पेशगोई के मुताबिक वादी में एक और WD यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जम्मू कश्मीर को हिट कर रही है, जिसमें वादी के पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बूंदाबांदी के साथ साथ कहीं मैदानी इलाकों में बर्फबारी भी होने के इम्कानात है। मौसमी सूरत हाल क्या कुछ रहेगी आगे आने वाले दिनों में, इस सब पे मेरे साथ मौजूद है बात करने के लिए महकमे मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या मौसमी सूरत हाल रही? कुछ दिन पहले भारी बर्फबारी 4 फीट के करीब पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई है और एक WD जम्मू कश्मीर को हिट कर रही है। कहाँ कहाँ पे भारी बर्फबारी होगी ये जरा बता दीजिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखो अभी कोई ऐसे मेजर स्नोफॉल के चांसेस नहीं है,
तो वो 2-3 जो फीबल डब्ल्यूडीज हैं ये बैक टू बैक अप्रोच कर रहे हैं। तो आज भी एक फीबल डब्ल्यूडी था मॉर्निंग आवर्स में, लाइट स्नोफॉल कुछ एक पहाड़ी इलाकों में देखा गया है। तो उसके बगैर जो है कल खासकर इवनिंग से एक फीबल टू मॉडरेट इंटेंसिटी डब्ल्यूडी जो है अप्रोच कर रहा है फिर से। तो इस बीच फेयरली वाइड स्प्रेड टू वाइड स्प्रेड लाइट टू मॉडरेट रेन स्नो के चांस हैं। हल्की बारिशें यहाँ मैदानी इलाकों में देखी जा सकती हैं और कुछ एक मैदानी इलाकों के अंदर थोड़ा लाइट स्नोफॉल की भी पॉसिबिलिटी है, स्पेशली लवारिस के अंदर या जो मैदानी इलाके हैं। और जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पे थोड़ा कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर मॉडरेट स्नोफॉल के भी चांसेस हैं। और फिर सेकेंड इवनिंग से जो है एक फीबल डब्ल्यूडी फिर से, तो 2-3 के दरमियान फिर से लाइट स्नोफॉल पहाड़ी इलाकों में या कुछ एक मैदानी इलाकों में हल्की बूंदाबांदी। फिर 6-7 के बीच में भी एक फीबल डब्ल्यूडी है। तो 3-4 फीबल डब्ल्यूडीज ड्यूरिंग नेक्स्ट एक हफ्ता 10 दिन के अंदर जो अप्रोच कर रहे हैं। तो 10 तक फिलहाल कोई मेजर डब्ल्यूडी नहीं है, इम्पैक्टफुल डब्ल्यूडी जिसमें कोई हैवी स्नो या हैवी रेन का फोकास्ट हो। तो इन बिटवीन जो डेट्स मेंशन किए ऑलरेडी, तो इस बीच हल्की फुल्की बर्फबारी और कुछ एक पहाड़ी इलाकों में थोड़ा मॉडरेट स्नोफॉल के भी चांसेस है। जिस तरीके से हमने कुछ दिन पहले देखा कि जब बर्फबारी हुई है, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे काफी ज्यादा इफेक्टेड रही है, एयर ट्रैफिक काफी ज्यादा मुतासिर रहा है, तो इन डब्ल्यूडीज की वजह से इन जगहों पे कोई असरात पड़ सकते हैं? कमिंग डेज में खासकर जो हायर रिस्क हैं यहाँ पे फिर से फिसलन के चांसेस रह सकते हैं। टेम्पररी सस्पेंशन भी ट्रैफिक जो है देखी जा सकती है। और इवन जो फ्लाइट ऑपरेशंस हैं खासकर अभी 31st लेट नाइट फर्स्ट मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग आवर्स में थोड़ा सा डिले होने के चांसेस हैं, कैंसिलेशन के भी चांसेस, लेकिन कोई इम्पैक्टफुल वेदर के चांसेस नहीं है इवन फर्स्ट को भी। तो हल्की फुल्की बारिशें या लाइट स्नोफॉल थोड़ा पॉसिबल है। तो फर्स्ट आफ्टरनून के बाद इम्प्रूवमेंट के भी चांस हैं। बाकी एज सच कोई मेजर इम्पैक्ट जो है खासकर सरफेस ट्रांसपोर्टेशन या एयर ट्रांसपोर्ट पे नहीं रहेगा। कई सारी फीबल डब्ल्यूडीज जम्मू कश्मीर को हिट कर रही है, तो मौसम में कब से बेहतरी आ सकती है? बेहतरी देखो अभी बेहतर ही है मौसम, और टेम्परेचर में भी जो है इजाफा देखा जा सकता है। और कमिंग डेज में खासकर मिनिमम टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर इनमें भी जो है ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट के चांस हैं। लेकिन कोई ऐसे इम्पैक्टफुल जिसमें ट्रैफिक मुतासिर हो आम लोगों को, इस टाइप का कोई ऐसे इम्पैक्टफुल डब्ल्यूडी फिलहाल नहीं है। चले कलान के 40 दिन भी अब मुकम्मल होने को, एक दिन बचा है चले कलान को, जब काफी ज्यादा ठंड रहती है। तो अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जिस तरीके से माजी में हमने देखा मार्च में या फेब में हमने भारी बर्फबारी देखी है, तो ऐसा कोई पैटर्न बन रहा है आगे आने वाले कुछ दिनों में? अभी खासकर सेकेंड वीक में ऐसे थोड़ा दिखा रहा है एक्टिविटी, अभी फर्स्ट वीक में भी है। तो डब्ल्यूडी का फ्रीक्वेंसी इन जनरल खासकर फरवरी के महीने में, मार्च के महीने में काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो इसमें अगर आपके 8-9 डब्ल्यूडी 10 डब्ल्यूडी आता है तो बीच बीच में कुछ थोड़ा मॉडरेट या इंटेंस के भी चांस है। देखते हैं क्या कुछ रहता है, लेकिन आप लोगों को एक हफ्ता 10 दिन पहले वेल इन टाइम जो है इन्फॉर्म किया जाएगा कोई भी अगर चेंजेस आते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त देने के लिए। यह हमारे साथ मौजूद है महकमे मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार साहब। तफसीलन जानने की कोशिश की, हालांकि कहीं सारी फीबल डब्ल्यूडीज जम्मू कश्मीर को हिट कर रही हैं, जिसके चलते पहाड़ी इलाकों में, कहीं एक पहाड़ी इलाकों में, एक्सट्रीम पहाड़ी इलाकों में मॉडरेट स्नोफॉल हो सकता है, और मैदानी इलाकों में बूंदाबांदी के साथ साथ कहीं ऐसे मैदानी इलाकों में हल्की बर्फबारी होने के भी इम्कानात है। कैमरामैन फिरदौस नजार के साथ मैं आकिब डार, जी मीडिया, श्रीनगर। बारामूला से गौहर मलिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कुपवाड़ा से एजाज। एजाज, आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके की सूरत हाल है, क्या कुछ है मौसम की पेशन गोइयाँ और उस हवाले से तमाम तर चीज़ें? जी आमिर, अगर बात करेंगे सरहद ज़िले कुपवाड़ा की बात करें, महकमे मौसम पहले पेशन गोई 31 से लगभग 6 तारीख तक कई जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाले कई इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है, और जबकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है, जबकि मैदानी इलाकों में बारिशें भी हो सकती है। तो अगर बात करेंगे सरहद ज़िले कुपवाड़ा की, अगर बात करेंगे जब भी बर्फबारी होती है या तो यहाँ से 6 या 4 फुट बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। अगर बात करेंगे तो आज साधना टॉप जो टनल है उसको रास्ते खोला दिया गया, लगभग 4 दिन के बाद जब उसको खोला गया कि आवाजाही के लिए जो बंद था उसको खोला गया, क्योंकि वहाँ पे बर्फबारी इतनी हुई कि पता चला कि 6 से 7 फुट बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। उसकी वजह से वहाँ पे एवलांच के वाले था, उसके बाद आज प्रशासन के लिए खोला गया। तो अगर हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन टोल पर नजर आ रही है, हर जगह पे मीटिंग ले रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें वो मीटिंग्स ले रहे हैं, क्योंकि जो उनको लग रहा है कि और भी एक डिस्टर्बेंस यहाँ पे देखने को मिल रही है, जो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है, जबकि मैदानी इलाकों में बूंदाबांदी भी हो सकती है। तो ओवरऑल हम डिस्ट्रीब्यूशन टोल पर नजर आ रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन को मुतहरिक है तमाम एजेंसी मुतहरिक, पीडीडी बात करें
या मैकेनिकल डिवीजन की बात करें या R&B के जो या बीकन की बात करें या जो भी बॉर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो है लगे हुए रोड खोलने की, लेकिन लोगों को कोई मुश्किलातों का सामना करना ना करना है। और लोगों से गुजारिश की जाए कि ऐसी इलाकों के पास परहेज करें जहाँ पे अवलांच वारिंग का खतरा हो सके या पहाड़ी इलाकों उनकी तरफ रुख करें। उन्होंने एक एडवर्टाइज जारी की और अपनी नंबरात भी जारी किए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, चाहे वो एक पुलिस की हम बात करें, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करें या पुलिस का या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो कंट्रोल रूम कायम, जब भी इन जगहों पे आप रुख करना चाहिए, यहाँ के लोकलिन हो या जो बाहर से सैलानी आते हैं जिसको स्नो लवर्स कहते हैं, जो बर्फ देखने के लिए यहाँ पे आते हैं, तो उनसे पहली एडवाइस है कि वो एडवाइस कंट्रोल बोर्ड से रब्ता कायम किया, जो उन्होंने कंट्रोल यहाँ पे कायम किया, ताकि उनको पता चले किस इलाके में क्या इस वक्त सूरत हाल है, तब वो वहाँ पे जा सकते हैं। तो फिलहाल तो ओवरऑल हम कह सकते हैं, अगर बात करेंगे जब चलाई कलान का एक ही दिन बचा है, क्योंकि अब चलाई कलान का मेन 40 दिन का चलाई कलान था जिसमें ज्यादा सर्दियाँ होती है, अब इसका एक ही दिन बचा है, उसके बाद चलाई बचा के नाम से जाने थे, अब वो 10 दिन तक देने वाले हैं। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं सुबह शाम ज्यादा ठंडी होती है, खासकर पहाड़ी इलाकों की हम बात करें, सरहदी जिले कुपवारा की, सुबह शाम दो दिन में तो धूप निकलती है, लेकिन सुबह शाम ज्यादा ठंड है। अभी कुछ इलाके हैं जो इस वक्त जो कट ऑफ होते हैं, चाहे वो बात करेंगे पहाड़ी इलाकों की बात करेंगे या वो कट ऑफ है कि बिजली भी वहाँ पे नहीं पहुंच पाई। तो कई इलाकों से हमें खबरें मौसूल हुई या फोन कॉल्स मौसूल होने कहा कि हमारे इलाके में अभी भी बिजली नहीं, क्योंकि वहाँ पे बर्फबारी ज्यादा। ओवरऑल कह सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट हर जगह पे टोल पर नजर आए, जैसे डिस्ट्रिक्ट ने काम किया कि लोगों ने सराहना इनकी कामों को, क्योंकि कल ही देर गए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ आयर लिफ्ट किए गए, टंगडार से कुछ पेशेंटों को आयर लिफ्ट किया गया, जिसको जेएमसी हंदवारा या बाकी बैद शाम देर गए, लगभग 1 बजे के रात। मतलब तैयारियां हैं, आने वाले दिनों में अगर सूरत हाल बिगड़ती है उसके लिए भी तमाम तर चीजें की जाएंगी। बारामूला का रुख करते हैं। गुलमर्ग सोनमर्ग इन दिनों सयाहों से काफी रचा बसा है। महकमे मौसमियात की पेशन गोइयां, इसी के पेश नजर अभी जो सूरत हाल एक हफ्ते से ज्यादा चल रहा है, खासतौर पर इस पूरे चिल्लाई कलां की अगर मैं बात करूं, 1 महीने की अगर मैं बात कर लूं या फिर आने वाले दिनों में, तो सयाहत के हवाले से क्या कुछ स्कोप देखने को मिल रहा है? इस वक्त क्या सूरत हाल है गौहर? चले कि अगर हम बात करें यहाँ पर चलाई कलान की, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम पीरियड चलाई कलान का है वो बिल्कुल ड्राई निकला है। टूरिस्ट काफ़ी कम आ रहे थे, मगर जो यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस लास्ट वीक में हिट हुई, तो उस हवाले से नॉर्थ कश्मीर बारामूला के गुलमर्ग की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी वहाँ पर देखने मिली। 5 फुट से ज़्यादा बर्फबारी इस वक्त गुलमर्ग अफरवट में मौजूद है, और बारामूला के बाकी जो मैदानी इलाका में वहाँ पर भी 1 फुट के करीब बर्फबारी मौजूद है। तो उस सिलसिले में अगर हम बात करें तो टूरिज्म का काफ़ी रश अब गुलमर्ग की ओर देखने को मिल रहा है, सोनमर्ग की ओर देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से बर्फबारी का यहाँ पर सिलसिला हुआ है, तो इससे यहाँ पर टूरिज्म काफी ज्यादा बढ़ गया, और जितने भी यहाँ पर स्टेक होल्डर्स है उनका कारोबार भी बढ़ गया है। तो आने वाले वक्त में अगर हम बात करें तो 1 और 2 तारीख को यहाँ पर फिर से एक वेस्टर्न जिस तरीके से यहाँ पर अगर हम बात करें, महकमे मौसम ने बताया है कि मैदानी इलाकों में बारिश या हल्की बर्फबारी होती है, मगर अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करें, गुलमर्ग अफरवट या सनशाइन पीक की बात करें, तो वहां पर फिर से ज्यादा बर्फबारी देखने को मिल सकती है, जो यहाँ के टूरिज्म के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर जो बर्फबारी पहाड़ों पर रहती है यहाँ पर वो बिल्कुल मई जून तक वहां पर फिर मौजूद रहती है। तो इस हवाले से टूरिज्म का आना लगा रहता है। जितने भी यहाँ पर गुलमर्ग के पहाड़ है, सनशाइन अफरवट, वह टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है, और गुलमर्ग का मेन वॉल वो भी टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। तो लगातार टूरिज्म का आना, आज यहाँ पर कुछ पिछले हफ्ते से लगातार जो ट्रैफिक जाम लगा रहता है यहाँ पर गुलमर्ग श्रीनगर रोड पे, तो जितने भी टूरिस्ट इस वक्त कश्मीर की ओर रुख करे वो सोनमर्ग, गुलमर्ग या पहलगाम का रुख करते हैं, और गुलमर्ग में वो गंडोला के जरिए जो अफरवट पहाड़ी पे जाते हैं, वहाँ पर स्कीइंग करते हैं, वहाँ पर स्लाइड्स करते हैं। तो काफी सारे वहाँ पर एक्टिविटीज उनको देखने को मिलती है, और काफी सारे खूबसूरत नजारे वहाँ उनको देखने को मिलती है। तो उस हवाले से एडमिनिस्ट्रेशन भी काफी यहाँ पर चौकस है। एडमिनिस्ट्रेशन निकाल भी यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर बारामूला मिंगा शेरपा ने ऑफिसर्स के साथ यहाँ पर सब डिवीजन के एक मीटिंग ली, जिसमें सीओ गुलमर्ग, एडी टूरिज्म यहाँ पर एसडीएम गुलमर्ग, उनके साथ मीटिंग की। आने वाला जो यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का सिपल है, तो उसके लिए यहाँ पर तैयारियों का जायजा लिया गया, मशीन रेडी रखी गई, और टूरिस्ट को कोई यहाँ पर परेशानी न हो, उस हवाले से वहाँ पर मीटिंग ली गई। और आने वाले वक्त में यहाँ पर खेलो इंडिया का जो डेट्स है वो भी अनाउंस किए जाएंगे। तो खेलो इंडिया के जो गेम्स है उनमें बैरूनी मुल्क से यहाँ पर बाकी रियासतों से भी खिलाड़ी आते हैं, तो उस हवाले से तैयारियों का जायजा लिया गया। तो लगातार इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन बनी हुई है। यहाँ पर जितने भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो लास्ट आई थी, अब कुछ जो रोड्स बंद पड़े थे वो भी अब खोल दिए गए हैं, और इलेक्ट्रिसिटी भी पूरी बारामूला डिस्ट्रिक्ट में रेस्टोर की गई है। तो आने वाले वक्त में जो और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हिट कर रहा है, तो उससे यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों को फिर से परेशानी हो सकती है। मगर अगर इस वक्त हम बात करें तो लगातार जो यहाँ पर बर्फबारी हुई है, उससे यहाँ पर जो 2 दिनों से यहाँ पर ड्राई वेदर चल रहा है, तो उससे दिन में धूप निकलते तो सुबह शाम को काफी सर्दी की लहर होती है, पहाड़ों से यहाँ पर ठंडी हवाएं उठती है, तो उससे यहाँ पर लोग काफी सर्दी महसूस कर रहे हैं, टूरिस्ट सर्दी महसूस। और यहाँ पर अगर हम बात करें टूरिस्ट के लिए अच्छे इंतजाम किए गए हैं, पहले से उनको गर्म कपड़े दिए जाते हैं, होटल्स में हीटिंग के अरेंजमेंट से, और लोकल लोग भी यहाँ पर जितने भी साधन होते हैं विंटर्स के लिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि सर्दी काफी देखने को मिल रही है। पानी के नल यहाँ पर सुबह जमे हुए थे, और रोड्स भी यहाँ पर सुबह जो है
उन पे अगर पानी हो तो वो कोरा लगा हुआ होता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एहतियात बरतने की जरूरत है। पहले से एडवाइजरी दी गई है कि जो गुलमर्ग का 13 किलोमीटर का रोड है, चाहे उससे टूरिस्ट गुजरे या लोकल गुजरे, उनको एंट्रेंस की ट्रेन के बगैर वहां जाने की इजाजत नहीं है। तो लगातार एडमिनिस्ट्रेशन लगी हुई है, जेके पुलिस लगा हुआ है, तो हर एक से यहाँ पर जो भी गुलमर्ग की ओर रुक कर आए उनकी जान को कोई खतरा ना हो, वहां पर एंट्रेंस की ट्रेन के बगैर इजाजत जाने की नहीं है। तो फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन लगी हुई है और आने वाले जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज यहाँ पर हिट कर रही है उसके लिए भी पूरा प्रशासन जो है वो रेडी है। यहाँ पर कल भी मीटिंग ली गई, एमएलए गुलमर्ग की तरफ से मीटिंग ली गई और यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर बारामूला भी आए थे, उन्होंने भी अफसर्स के साथ मीटिंग ली। तो यहाँ पर लोगों को परेशानी न हो, टूरिस्ट को परेशानी न हो, उस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन काफी चौकस है और आने वाले जो वेस्टर्न उसके लिए बिल्कुल तैयार है। जी आमिर, बड़ी बात यह है कि इन तमाम तर चीजों के हवाले से इस वक्त कुछ जरूर हालात बिगड़ने की आशंका या फिर अंदेशा जाहिर किया गया है आने वाले दिनों में, खासतौर पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के हवाले से। लेकिन ओवरऑल महकमे मौसमियात की जानिब से जिस तरह की पेशन गोइयाँ और मैकेनिकल अमला या उसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी टीम है, जिस तरीके से उनकी तैयारी है, उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में सारी चीज़ें बेहतर होंगी। शुक्रिया गौहर तमाम तर बेहतरीन मालूमात के लिए और वाहिद एजाज तमाम तर बेहतरीन अपडेट्स के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मैं दीजिए इजाज़त। देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख।